नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसका यह 14वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम पढ़ रहे थे मात्रात्मक या परिमाणात्मक क्रांति, यानी किस प्रकार भूगोल में वैज्ञानिक तथ्यों या वैज्ञानिकता को लाने के लिए विभिन्न मॉडलों का या सिद्धांतों का प्रयोग बढ़ाने के लिए और विषय की वैज्ञानिकता को बढ़ाने के लिए क्या है, भूगोल में जो सांख्यिकीय विधियाँ या गणितीय विधियाँ हैं उनका उपयोग प्रारंभ हुआ और उसी को क्या है, मात्रात्मक क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो हम मात्रात्मक क्रांति के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसकी हमने प्रथम अवस्था थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। भूगोल में मात्रात्मक या परिमाणात्मक क्रांति, मात्रात्मक क्रांति भी इसको कह सकते हैं, परिमाणात्मक क्रांति भी हम इसको कहते हैं, सांख्यिकीय क्रांति या गणितीय क्रांति भी इसको कहा जा सकता है। तो परिमाणात्मक क्रांति के विकास की प्रथम जो अवस्था थी उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो J.L. बेरी हैं या जिप महोदय हैं, जिन्होंने जो मानव व्यवहार एवं न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत वगैरह जो या कोटि आकार नियम सिद्धांत हैं, उनके द्वारा किस प्रकार भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के का प्रारंभ किया। J.L. बेरी, हार्टशोन, शेफर आदि जो विद्वान हुए हैं, उनके द्वारा किस प्रकार भूगोल में सांख्यिकी के विकास को ज़्यादा बल दिया गया। और प्रारंभ में किस हमने पढ़ा कि प्रारंभिक जो प्रथम अवस्था जो थी, प्रथम अवस्था हमने पढ़ी कि 1950 का या 1949 से इसका प्रारंभ था, यानी लगभग 1950 से लेकर के 1957 या 59 वाला जो काल है, उसमें क्या है, किस प्रकार से भौगोलिक जो आंकड़े हैं उनका उपयोग है वो प्रारंभ हुआ। यानी 1950 से लेकर के 1959 का जो काल था उसमें तो पहले है वो आंकड़े, जैसे भूगोल के जो आंकड़े हैं वो प्राथमिक आंकड़े न होकर के द्वितीय या तृतीयक जो आंकड़ों के स्रोत होते हैं उन पर आधारित थे। और किस प्रकार धीरे धीरे क्या है, जो आंकड़ों का प्रयोग है वो प्राथमिक आंकड़ों का एकत्रीकरण भूगोल के लिए किया जाने लगा। तो हमने इसमें जो हार्टशोन, शेफर, J.L. बेरी, ये जो भूगोलवेत्ता हैं, इनके योगदान के बारे में, जिफ के योगदान के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसमें द्वितीय अवस्था, यानी जो दूसरी अवस्था है उसमें किस प्रकार जो भूगोल में परिमाणात्मक जो क्रांति है उसका किस प्रकार विकास हुआ। तो यह लगभग 1958 से लेकर के 1968 का जो काल था उसमें ज़्यादा विकसित हुई। 1958 से लेकर के 1968 इस काल में जो प्राथमिक आंकड़े, जैसे हमने प्रथम अवस्था में पढ़ा कि किस प्रकार जो विचलन विधियां हैं या जो माध्य वगैरह प्रयोग करने की जो विधियां हैं उनका प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो इसमें उससे थोड़ा सा आगे बढ़ करके, यानी पहले जो प्राचीन जो आंकड़ों के निर्माण की विधियां प्रयोग में ली जा रही थी, उनसे क्या हुआ कि नई जो प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की नवीन जो नमूना विधियां हैं उनका विकास हुआ। उससे आगे चल करके द्वितीय अवस्था में क्या हुआ, यानी उससे 2 कदम हम और आगे, यानी भूगोल में और नए सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रयोग की ओर बढ़ गए। तो इसमें क्या हुआ, भूगोलवेताओं ने अधिक विकसित जो सांख्यिकीय विधियां थी उनका प्रयोग प्रारंभ किया, यानी थोड़ा इससे आगे बढ़ करके नई जो सांख्यिकीय विधियां थी उनका प्रयोग करना भी प्रारंभ कर दिया। अब इसमें जो मुख्यतः है वो तो एक तो कार्ल पियर्सन और उसके बाद स्पीयरमैन। तो ये जो स्पीयरमैन और कार्ल पियर्सन जो है, ये पियर्सन आएगा यहाँ पर, तो कार्ल पियर्सन और उसके अलावा स्पीयरमैन का सहसंबंध कोटि सिद्धांत।
तो इन सांख्यिकीय विधियों का क्या है, प्रयोग प्रारंभ हुआ। यानी प्राथमिक जो आंकड़े एकत्रित करके उनसे क्या है, जो विभिन्न आंकड़ों के मध्य सहसंबंध ज्ञात करना, इस प्रकार से क्या है, धीरे धीरे क्या है, ये आगे नई नई विधियों का प्रयोग होने लगा। इसको सहसंबंध कोटि सिद्धांत भी या सहसंबंध कोटि आकार नियम भी इसको कहा जाता है, कोटि आकार नियम। तो जो द्वितीय अवस्था थी उसमें क्या था कि नई जो सांख्यिकीय विधियां थी, जैसे कार्ल पियर्सन की ये जो विधि है, स्पीयरमैन, यानी इनके द्वारा जो सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां जो तैयार की गई थी, उनका प्रयोग है वो इसमें प्रारंभ हो गया। यानी भूगोलवेताओं ने क्या, जो परंपरागत विधि जो चल रही थी उसको छोड़ करके नई सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा जो पहले मानचित्र बनाने की विखंडित विधि थी, यानी क्षेत्र विशेष को, स्थिति विशेष को ज़्यादा ध्यान में न रख करके कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता था मानचित्र बनाने में, विखंडित विधि। विखंडित विधि से मानचित्र बनाए जा रहे थे, यानी उनमें आपसी सहसंबंध या आपसी जो संबंध हैं उनको ज़्यादा ध्यान में न रख करके विखंडित विधि से मानचित्र तैयार किए जाते थे। अब इसमें क्या है, समाश्रयण विधि जो थी उसका प्रयोग किया जाने लगा। यानी सहसंबंध पर आधारित, एक दूसरे के संबंध पर आधारित, और जो मानचित्र बनाने की विधि है उसमें समाश्रयण जो रेखा थी उसका प्रयोग किया जाने लगा। यानी पहले विखंडित विधि थी, उसके बाद समाश्रयण रेखा विधि का प्रयोग किया जाने लगा। तो इस प्रकार क्या है, भूगोल में क्या है, नवीन सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग है वो द्वितीय अवस्था में बढ़ता चला गया। अब इसी रेखा की मदद से क्या है, स्वतंत्र या जो एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले जो चर हैं, यानी समाश्रयण रेखा विधि में क्या है, या तो स्वतंत्र और या फिर दूसरे एक दूसरे पर जो निकटतम संबंधी, यानी एक दूसरे पर आधारित जो चर हैं उनका आसानी से अलग अलग पता लग सकता है भी कौन से चर हैं वो एकांत हैं, यानी एक अकेले हैं, और कौन से ऐसे चर हैं जिनमें आपस में सहसंबंध पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। यानी सहसंबंध में हम देखते हैं ऋणात्मक सहसंबंध, धनात्मक सहसंबंध, शून्य सहसंबंध। तो इस प्रकार के सहसंबंध के आधारित, यानी एक दूसरे पर चर आधारित हैं या नहीं हैं, उनमें क्या सहसंबंध है, उस विधि का प्रयोग इसमें किया जाने लगा। अब ये जो विधियां थी इन्होंने क्या है, मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसमें क्रांति ला दी। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में क्रांति। तो मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसमें क्रांति लाने का इन्होंने इन विधियों के द्वारा काम जो कार्य किया गया। यानी किस प्रकार एक दूसरे से तथ्य संबंधित है, मानव पर्यावरण एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, जनसंख्या एवं व्यावसायिक संरचना किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, और जनसंख्या का उस क्षेत्र के जो व्यावसायिक क्रियाकलाप हैं, कृषि पद्धतियां हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उन सारी जो चीज़ों का है उसमें जो विषय क्षेत्र था उसमें बदलाव आया। किसके कारण, मात्रात्मक विधियों के उपयोग के कारण। तो दूसरी अवस्था थी जो कि 1958 से 68 के बीच में थी, जिसमें विशेषता क्या है, सहसंबंध विधियां जो थी दिन की, उनके ऊपर ज़्यादा बल दिया गया। अब है तृतीय अवस्था। अब तृतीय अवस्था में इन विधियों से भी आगे बढ़ करके कुछ नई विधियों का इसमें प्रयोग किया गया। 1968 से 78 का जो काल है, उन्नीस से 78 का जो काल है उसमें क्या है, और सांख्यिकीय विधियों का विशेषता है मॉडल। मॉडल तकनीक जो थी उसका क्या है, भूगोल में विकास प्रारंभ हुआ। इसमें जो कुछ विद्वान हैं जिनके विशेषता नाम आए हैं उसमें क्या है, चोर्ले, हैगेट, स्कॉट और मोसर। चोर्ले या सोर्ले जो हमने पहले भी पढ़ा था, चोर्ले या सोर्ले। इसके अलावा पीटर हैगेट, स्कॉट, मोसर,
आदि जो विद्वान हैं उनका विशेष योगदान आता है। इन्होंने क्या है इसी काल के दौरान क्या जो जटिल गणितीय विधियां थी उनका प्रयोग भूगोल में प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया? जटिल गणितीय विधियां। जटिल गणितीय विधियों का प्रयोग, यानी यहाँ से जो सांख्यिकी है उसका स्वरूप बदल करके और ज़्यादा अग्रसर हो गया, यानी और ज़्यादा उससे पहले जो प्रारंभिक रूप था वह और ज़्यादा विकसित हो गया और आगे बढ़ गए। अब इस विधि में क्या है, जैसे निकटतम पड़ोसी जो विश्लेषण विधि है उसका प्रयोग हुआ। निकटतम पड़ोसी विधि का विकास भी इसी काल के दौरान हुआ। यह भी क्या है, एक सांख्यिकी विधि है जिसमें संबंध या निकटतम पड़ोसी है वो जो विधि है उसके अंदर हम किस प्रकार से एक दूसरे पर निकटतम जो संबंध का प्रभाव पड़ता है, एक क्षेत्र विशेष का दूसरे क्षेत्र के साथ किस प्रकार निकटतम क्षेत्र के साथ संबंध बनता है, ये सारी चीज़ें इसी काल में क्या है इन पर ज़्यादा बल दिया गया। यानी जो भूगोल में परिणाम जो आते हैं उनकी वैज्ञानिकता पर ज़्यादा बल दिया गया। परिणामों की वैज्ञानिकता पर बल। तो ये जो काल था इसमें परिणाम जो भी सिद्धांत या जो भी परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं उनके जो परिणाम है वो कैसे होने चाहिए, वैज्ञानिक होने चाहिए, इस पर ज़्यादा बल दिया गया। अब भूगोलवेताओं ने बहुचर विधि का प्रयोग किया जिससे क्या है जो सामाजिक विज्ञान की विधि है उसमें और ज़्यादा वैज्ञानिकता आ गई। बहुचर विधि का प्रयोग, यानी परिणाम में किसी एक चर पर आधारित न होकर के विभिन्न चरों का प्रयोग उसमें सहयोग लिया गया, बहुचर विधि का प्रयोग। अब इससे क्या हुआ, सामाजिक विज्ञान के जो परिणाम थे, यानी किसी अध्ययन का परिणाम या किसी घटना विशेष के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसका परिणाम और ज़्यादा क्या हो गया, वैज्ञानिक। तो मात्रात्मक क्रांति का उद्देश्य क्या था, जो सामाजिक विज्ञान है उसमें भूगोल का विशेष स्थान स्थापित करना और इस विषय को क्या बनाना, वैज्ञानिक बनाना, ताकि प्राकृतिक विज्ञानों में इसका स्थान बना रहे, यानी एक विषय के रूप में इसकी अलग पहचान बने, इसको क्या है थोड़ा गणितीय या वैज्ञानिक स्वरूप दिया जाए जिससे क्या है इसकी अलग से पहचान बने और इसका ज़्यादा विकास हो। तो इस प्रकार क्या है इसमें बहुचर विधियों का प्रयोग करके विषय की वैज्ञानिकता को बढ़ाने के लिए ज़्यादा बल दिया गया। और इसी दौरान क्या है भूगोल में सैद्धांतिकरण या मॉडल की जो प्रवृत्ति है वो विकसित हुई, जैसा कि हमने इसमें पहले देखा। इसी काल में क्या है सैद्धांतिकरण या मॉडल की प्रवृत्ति विकसित हुई, यानी विभिन्न चीज़ों से संबंधित सिद्धांत बनाए गए, मॉडल बनाए गए। जैसे जलवायु संबंधी सिद्धांत बनाए गए, जलवायु संबंधी मॉडल बनाए गए, अपरदनात्मक संबंधी मॉडल बनाए गए, जिनमें विशेषतः जो पैंक है या डेविस हैं तो इनके योगदान है वो ज़्यादा रहे। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, तो ये क्या थे, ऐसे वर्गीकरणों का इसमें क्या है धीरे धीरे प्रयोग होने लगा, यानी सांख्यिकी के आधार पर इनका ज़्यादा प्रयोग होने लगा। अब ब्रिटिश विद्वान जैसे सोरले है या हैगेट हैं, उन्होंने क्या है इनकी पुस्तक आई मॉडल्स इन जियोग्राफी। सोरले एवं हैगेट मॉडल्स इन जियोग्राफी पुस्तक की रचना की। तो मॉडल्स इन जियोग्राफी पुस्तक किसकी आई, सोरले एवं
हैगेट की। इसमें इन्होंने जो सामाजिक विज्ञान या भूगोल जो विषय है उसमें मॉडल्स का प्रयोग करने पर ज़्यादा बल दिया, और मॉडल से संबंधित या सांख्यिकी आंकड़ों से संबंधित जो क्रांति थी उसकी दिशा में इन्होंने क्या है एक क्रांति लाने का कार्य इस पुस्तक ने किया। यानी मॉडल्स का उपयोग है वो ज्योग्राफी में इस पुस्तक के आने से और ज़्यादा बढ़ गया और ज़्यादा उसको बल मिला। तो जैसे हमने विभिन्न सिद्धांतों का, इसमें जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सिद्धांत भी हो सकते हैं, जनसंख्या के सैकेंद्रण से संबंधित सिद्धांत हैं। तो ये जो यानी जनसंख्या के बढ़ने की प्रवृत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं, ये सारे जो सिद्धांत हैं यानी आंकड़ों पर आधारित जो अध्ययन है वो इस क्रांति की विशेषता थी। यानी आंकड़ों पर ज़्यादा बल इस क्रांति में दिया गया था। अभी आंकड़े हैं उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाए। आंकड़ों के आधार पर क्या जो परिणाम निकल करके आते हैं वो ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं और लंबे समय तक वो काम में आ सकते हैं, और क्षेत्र विशेष के अलावा वो पूरे अन्य क्षेत्रों पर भी उनको लागू किया जा सकता है। इसलिए क्या मात्रात्मक विधियों पर ज़्यादा बल दिया गया, क्योंकि अनुभविक और विवरणात्मक विधियाँ जो होती हैं या वर्णनात्मक विधियाँ जो होती हैं वो उन पर व्यक्ति विशेष का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, और क्षेत्र विशेष के आधार पर वो बदल भी जाती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के अनुभव पर आधारित होती हैं। और जो सिद्धांत या मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, विभिन्न परिणाम विभिन्न आंकड़ों पर आधारित होते हैं, और वो आंकड़ों पर आधारित होने के कारण वो क्या है ज़्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं सिद्धांत और मॉडल्स। इसलिए क्या है भूगोल में मॉडल्स और सिद्धांत जो हैं उनके प्रयोग को बढ़ावा देना ही मात्रात्मक क्रांति का उद्देश्य था, क्योंकि इस विषय को क्या सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान रखना था। दूसरा, इस विषय की जो पहचान है इसका अस्तित्व है वो बनाए रखने के लिए आवश्यक था कि इसमें कुछ ऐसे सिद्धांतों जो कि क्या है सर्वमान्य हों। तो ये थी तृतीय अवस्था। अब चतुर्थ अवस्था जो है, अब चतुर्थ अवस्था में क्या है 1978 के बाद से लेकर के जो काल यानी समकालीन जो प्रवृत्तियां भूगोल में हैं उनको भी उसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। यानी अभी जो हम वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं वो भी इसी में यानी विधियां इसी में सम्मिलित हैं। चतुर्थ अवस्था 1978 के बाद। तो जैसा हमने पढ़ा 1968 से 78 वाला जो काल है उसमें क्या है जो मॉडल्स हैं उनका प्रयोग है वो ज़्यादा करने पर बल दिया गया। इस अवस्था में जो के बाद भूगोलवेताओं ने क्या है और ज़्यादा विकसित तकनीकों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें कौन सी तकनीक आती है, उपग्रह तकनीक। जैसे रिमोट सेंसिंग GIS वगैरह का प्रयोग भी भूगोल में बढ़ा, यानी ये मात्रात्मक क्रांति का ही एक विकसित रूप है। यानी भूगोलवेताओं ने विश्लेषण की जो अधिक विकसित तकनीकें हैं उनका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। अब जिसका आधार क्या होता है, सांख्यिकी होती है, क्योंकि जो मानचित्र वगैरह बनाए जाते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, यानी उपग्रहों के द्वारा जो मानचित्र लिए जाते हैं और उनका फिर किसी क्षेत्र विशेष का मानचित्र उनसे निकालना, तो ये सारी इनका जो आधार होता है वो सांख्यिकी विधियाँ ही होती हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है, कृत्रिम उपग्रहों से संबंधित मानचित्रों का उपयोग किया जाता है। यानी उपग्रह तकनीक में क्या है, जो कृत्रिम उपग्रह है उनसे लिए गए मानचित्रों का उपयोग भूगोल में किया जाने लगा। तो इसमें हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जो होती है उसमें देखते हैं रिमोट सेंसिंग और GIS का उपयोग भी आता है, तो वो इसी के अंदर आ जाता है। उपग्रह से जो चित्र या संसाधन भू सर्वेक्षण आदि जो विधियां हैं, यानी उपग्रहों के माध्यम से हम किसी भी क्षेत्र का संसाधनों से संबंधित यानी संसाधनों की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्र विशेष की जो भूगर्भिक जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में भी जानना इससे आसान होता है, क्योंकि दुर्गम जो इलाके हैं उनको उपग्रह के माध्यम से उनके चित्र खींचे जा सकते हैं, वहाँ उपलब्ध संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, उन संसाधनों का विवरण प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, जो कृत्रिम उपग्रह या भू सर्वेक्षण जो करने में भी क्या है, ये बहु उपयोगी हैं। उपग्रह हैं जो भू सर्वेक्षण में उपयोगी। तो इस प्रकार क्या है,
मानचित्र खींचे जा सकते हैं, भू सर्वेक्षण किए जा सकते हैं, संसाधनों के सर्वेक्षण इनके द्वारा किए जा सकते हैं, आपदा वाले जो क्षेत्र हैं उनमें क्या है उनका भी जायजा इसके द्वारा लिया जा सकता है। तो इस प्रकार क्या है 1978 के बाद के युग में अधिक विकसित जो तकनीकी है उपग्रह की उसको उपयोग में लिया जाने लगा। उपग्रह से मानचित्र खींचना, किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण करना, उसके संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसका भू सर्वेक्षण करना, सीमांकन करना, ये सारी चीज़ें हैं वो और ज़्यादा आसान हो गई हैं क्योंकि यह है वो उपग्रह तकनीक है और इसमें किसी क्षेत्र विशेष में न जाकर के उपग्रह के माध्यम से उसका सर्वेक्षण किया जा सकता है। तो ये इसका जो आधार क्या है, इसका आधार सांख्यिकी है। तो इस प्रकार क्या है भूगोल में मॉडल एवं सांख्यिकी का या गणितीय विधियों का जो विकास है वो 4 अवस्थाओं में हमने पढ़ा। यानी 1950 का जो प्रारंभिक दशक है उससे लेकर के 1978 तक विभिन्न प्रवृत्तियों का इसमें विकास हुआ, जिससे क्या है भूगोल में मात्रात्मक जो क्रांति है उसको बल मिला। तो मात्रात्मक क्रांति की पहली अवस्था में प्राथमिक आंकड़ों पर बल दिया गया। उसके बाद जो द्वितीय अवस्था आई, द्वितीय अवस्था में जो विधियाँ आई जैसे कार्ल पियर्सन की विधि है या स्पीरमैन की जो सहसंबंध विधि हैं उनका उपयोग किया गया। अब तृतीय अवस्था में मॉडल पर ज़्यादा बल दिया गया, यानी इसमें जो शोरले एवं पीटर हैगेट की जो मॉडल्स इन जियोग्राफी पुस्तक है उसने भी इसमें विशेष योगदान दिया, यानी भूगोल में सिद्धांतों एवं मॉडल के उपयोग की तकनीक को ज़्यादा विकसित करने पर इसमें बल दिया गया। इसके अतिरिक्त तृतीय अवस्था में हमने चतुर्थ अवस्था जो है उसमें हमने देखा रिमोट सेंसिंग और उपग्रह जो प्रणाली है उसका उपयोग प्रारंभ हुआ, जिससे क्या है और ज़्यादा सांख्यिकी का प्रयोग है वो यानी विकसित स्तर पर या जो पहले की तुलना में अत्यधिक विकसित सांख्यिकी का प्रयोग भूगोल में किया जाने लगा। अब मात्रात्मक क्रांति के उद्देश्य हम पढ़ेंगे भी, मात्रात्मक क्रांति के उद्देश्य क्या हैं। मात्रात्मक या परिमाणात्मक क्रांति एक ही बात है, इसके उद्देश्य हम पढ़ेंगे। मात्रात्मक क्रांति के उद्देश्य। अब मात्रात्मक क्रांति के उद्देश्य, जैसे हमने मात्रात्मक क्रांति की विषय वस्तु है उसके बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि यह क्या है गणितीय विधियों के प्रयोग पर या सिद्धांतों या मॉडल्स के उपयोग पर ज़्यादा बल देती है। तो पहला उद्देश्य इसका क्या हो जाएगा, भूगोल में वर्णनात्मक विषय है। भूगोल कैसा विषय माना जाता था, वर्णनात्मक विषय। तो वर्णनात्मक विषय के स्थान पर इसको क्या है एक विश्लेषणात्मक विषय के रूप में परिवर्तित करना। भूगोल को वर्णनात्मक विषय से वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक विषय में परिवर्तित करना। तो पहला प्रमुख उद्देश्य हो गया भूगोल को वर्णनात्मक विषय से वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक विषय में परिवर्तित करना। यानी भूगोल कैसा विषय था प्रारंभ में, वर्णनात्मक। किसी व्यक्ति ने अपने क्षेत्र विशेष के या अपनी यात्रा के अनुभव जो थे उनको भूगोल की विषय वस्तु प्रारंभ में माना गया था। यानी कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में जो जानकारियां थी वो अपने अनुभव जो थे वो एक विषय के रूप में स्थापित करने के लिए उसने लिखी। अपने आसपास के क्षेत्र की भूदर्शियों की जानकारियां, अपनी यात्राओं के वृत्तांत, क्षेत्रों के भूदर्शियों के बारे में, उनके भौगोलिक संरचना के बारे में, वहाँ की जो लोगों के मुख्य व्यवसाय हैं, उनकी संस्कृति कैसी है, उन सारी चीज़ों के बारे में लिखा। तो वह भूगोल की विषय वस्तु क्या थी, वर्णनात्मक थी। यानी किसी क्षेत्र विशेष का वर्णन अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने किया था। लेकिन मात्रात्मक क्रांति क्या चाहती थी कि भूगोल को कैसा विषय बनाया जाए, वैज्ञानिक। यानी इसके अंदर जो किसी भी चीज़ के बारे में, पर्वतों के निर्माण से संबंधित या भौगोलिक संरचना से संबंधित, जलवायु से संबंधित या जनसंख्या वृद्धि से संबंधित जो आधार हैं वो कैसे होने चाहिए,
वैज्ञानिक होने चाहिए और वैज्ञानिक सिद्धांत इस पे ऊपर बनाए जाने चाहिए, मॉडल्स का उपयोग इसमें किया जाना चाहिए, उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए भी। जो चीज़ें हमने अनुभव की हैं वो किस क्षेत्र विशेष में किस प्रकार से संबंधित हैं और उनका पर्यावरण का जैसे मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और मनुष्य पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है और सिद्धांत हैं वो कितने सही हैं, इनका विश्लेषण किया जाए। इस प्रकार क्या है, वर्णनात्मक जो विषय था उसके वर्णनात्मक न मान करके केवल इसको उसके साथ क्या है वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक विषय के रूप में परिवर्तित करना मात्रात्मक क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। तो ये पहला उद्देश्य हो गया। इसके अतिरिक्त अन्य भी इसके उद्देश्य हैं जो कि हम जो अगला कालांश होगा उसमें पढ़ेंगे। तो आज हमने मात्रात्मक क्रांति के विकास की अवस्थाएं और उसके एक उद्देश्य के बारे में हमने पढ़ा, बाकी हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।